स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई फी नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जहां पर आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9वीं से आप अलग अलग प्रकार के परमाणु के मॉडलों के बारे में पढ़ रहे हो। आपने डेल्टन का मॉडल पढ़ा, थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर आपने रदरफोर्ड की बात की, फिर हमने बात की किसकी, बोर के मॉडल की। पर ये जितने भी मॉडल हमने पढ़े इनमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की जो आधार है, आधारशिला है, वो कैसे रखी गई, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बिहार पर हम ये डिजाइन करते हैं कि भैया आपका क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है वो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अध्याय है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के लिए और कक्षा 12वीं भौतिकी के लिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप अभी कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हो इसको आप 12वीं में भी पढ़ने वाले हो। मतलब यदि इस सारे कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया तो एक तीर से पता नहीं आप कितने निशाने लगा सकते हो। दूसरी बात, जितने टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं यहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो जेडबलई में आएंगे, सीयूईटी में आएंगे, नीट में आएंगे, और आप जो भी परीक्षाएं देने वाले हैं वहां पर सिंपल से इसके क्वेश्चंस आते हैं। पर क्योंकि स्टूडेंट जो है उनको इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है, इसीलिए वो इन क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया क्या है कहानी। तो ध्यान से देखो, आज की क्लास में मैं सीधे डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं, अपन थोड़ी सी फील्डिंग जमाते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि जो बोर का मॉडल था देखने में तो बढ़िया लगता था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी उसने सॉल्व कर दिया था, बट उसके बाद भी उसमें बहुत सारी कमी थी। और कौन सी कमी थी समझते हैं। देखो, बोर के मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। कुछ कमी तो रही होगी, पक्का है। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा वो क्या था? द्रव्य यानी कि पदार्थ, यानी कि आप, यानी कि मैं, यानी कि ये पेन, यानी कि ये बोर्ड, यानी कि बॉल, यानी कि बैट, सब कुछ वो जो हमारे आसपास है उसको हम पदार्थ कहते हैं, उसको हम द्रव्य कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है, परमाणु भी आता है, अणु भी आता है, गैस भी आती है, हाइड्रोजन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, सब कुछ आता है। बात समझ में आ गई? वो कहलाता है अपना द्रव्य यानी कि पदार्थ। तो द्रव्य का द्वैत व्यवहार। अब ये द्वैत जो है इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब डुअल होता है, दोहरा। कैसा होता है? दोहरा व्यवहार, द्रव्य का दोहरा व्यवहार। और हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये दोनों जो चीजें हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आपने इलेक्ट्रॉन को कभी इस तरीके से घूमते हुए देखा है? नहीं देखा है तो आज की क्लास में आप देखोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं अपना चिर परिचित जो तरीका है रसायन विज्ञान पढ़ने का या फिर मेरी क्लास में पढ़ने का, जिसमें हम बनाते हैं बहुत सारे अच्छे डायग्राम्स और हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अब देखो, ये जो द्वैत व्यवहार होता है ये विकिरण का भी होता है और पदार्थ का भी होता है। बात समझ में आ रही है? समझने की अपन कोशिश करते हैं। भैया ऐसा है, हमारे आसपास दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो पदार्थ हो गया और दूसरा आपका विकिरण हो गया। चलिए, तो एक तरफ तो हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी, धमाकेदार है बिल्कुल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना ये मस्त मजेदार है। और क्यों? बोर का जो मॉडल है, ठीक है, उसमें कुछ सीमाएं थी, कमी थी, थोड़ा सा फेल क्यों हो गया उसको भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। पर इसके लिए अपने को एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी जो कि बड़ी ही मजेदार है। द्वैत। क्या है? द्वैत, नॉट दैत्य। दिस इज द्वैत। बहुत सारे बच्चे इसको दैत्य पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा उस प्रकार का है टॉपिक, पर द्वैत। ठीक है, और क्या है? व्यवहार। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने विकिरण का द्वैत व्यवहार देखा था? बिल्कुल देखा था। आप याद करो, जब हमने इसको विकिरण के लिए देखा था तो कैसे देखा था? मस्त वाली कहानी, धमाकेदार कहानी। देखो 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 देखो, बढ़िया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो जैसे हमने विकिरण का क्या देखा था, द्वैत व्यवहार देखा था, डुअल नेचर देखा था, वैसे ही हम किसका देखने वाले हैं? बन नहीं रहा यार,
ये ऐसा बनेगा, हाँ ऐसा बनेगा, और इधर पे ऐसा बनेगा। तो हम दोनों के द्वैत व्यवहार को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले अपन ने किसके लिए देखा था? तो पहले अपन ने देखा था विकिरण के लिए। किसके लिए देखा था भाई? विकिरण। आप याद करो, विकिरण के लिए अपन ने देखा था। अब हम किसके लिए देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं द्रव्य के लिए। हम देखने वाले हैं किसके लिए? द्रव्य के लिए। विकिरण के लिए अपन ने देख लिया, अपन किसके लिए देखेंगे? अब द्रव्य के लिए देखेंगे। अब विकिरण के लिए जब हमने देखा तो दो प्रकार देखे, दो प्रारूप हमने देखे। एक हमने कौन सा प्रारूप देखा कि भैया एक जो है तरंग है। विकिरण जो होता है वो किस रूप में होता है? आपका तरंग के रूप में होता है। और कौन से विकिरण का देखा हमने? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का देखा। किसका देखा? तो भैया ऐसा है विद्युत। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप पुरानी वाली कक्षाओं में चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में डली होगी। बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और हम एप्लीकेशन या वेबसाइट से कैसे वीडियोस तक पहुंच सकते हैं वो भी इस क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? देखो सीधा लिखते हैं विकिरण को, वन पहले, है ना, मस्त वाली चीज, भयंकर वाली चीज, दिमाग हिला देने वाली चीज, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है। मतलब ये पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि लिटरली अब आपको थोड़ा बहुत आता है इस कक्षा में, इस पर्टिकुलर अध्याय की साइंस में। बात समझ में आ रही है? इसको बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, अपन नहीं करेंगे। चलो, तो विकिरण जो है वो तरंग जैसा भी करता है। विकिरण कौन से? तो भाई विद्युत चुंबकीय। तो अपन विद्युत चुंबकीय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो तरंग जैसा भी आपका होता है और आपका कण जैसा भी बिहेव करता है। आपने कहा ठीक है, तरंग जैसा भी करता है और कण जैसा भी करता है। जब वो कण जैसा व्यवहार करता है तो उसी को तो अपन क्या कहते हैं भैया? उसी को अपन फोटोन कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन फोटोन कहते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यदि हम उसका कण रूप देखें तो वो कैसा होता है? फोटोन के जैसा होता है। कैसा होता है? फोटोन के जैसा होता है। और यदि हम उसका तरंग रूप देखें तो वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, और आपकी जो प्रकाश की किरणें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो तरंग व्यवहार तो अपन ने देखा ही था, और उसका जो कण व्यवहार है वो कैसा था? आपका फोटोन था। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, देखो अब बात किसकी करेंगे? द्रव्य की करेंगे। तो क्या द्रव्य के लिए भी हमारे पास तरंग और कण व्यवहार होता होगा? यदि होता है तो अपनी कॉपी में लिखो, फिर बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो अब आप बोल रहे हैं सर हमको कैसे पता कि जो द्रव्य होगा वो तरंग रूप दर्शाता होगा? तो सुनो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्या देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है, ये दो प्रकार के प्रारूप जो है, इसका जो डुअल नेचर है, व्यवहार है, वो तो दर्शाता है कौन सा? तरंग दर्शाता है और कण के रूप में भी दर्शाता है। भैया फोटोन होते हैं जिनका परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ये सारी कहानी अपन पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, फोटोन पे अपन ने क्या देखा था? तो आप याद करो, जब हमने फोटोन की बात की थी तो यहां पर हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था प्रकाश और विद्युत प्रभाव देखा था। याद करो, देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा था, ठीक है। हमने ये जाना था कि भैया जो फोटोन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। बात समझ में आई? जिस प्रकार से विद्युत का जो एक इकाई है वो इलेक्ट्रॉन है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो विद्युत बनती है, कुछ इसी तरीके से जब फोटोन गमन करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। अच्छा, तरंग व्यवहार भी अपन ने देखा था। किसका देखा था? तो भाई तरंग व्यवहार हमने देखा था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, विद्युत चुंबकीय विकिरण का, ठीक है। ये वाला भाग अपन ने देख लिया। अब एक काम करते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और इस वाले चीज को यहां से ऐसे अपन विभाजित कर देते हैं। ये कर दिया। चलो, अब किसकी बात करेंगे? तो भैया द्रव्य की बात करेंगे। अब द्रव्य का कण व्यवहार तो सब लोग जानते हैं। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई छोटा कण है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई बड़ा कण है जैसे कि ये पेन, कोई उससे बड़ा कण है जैसे कि आप और मैं, कोई उससे भी बड़ा कण है जैसे कि पर्वत, पहाड़, नदियां, कोई बहुत बड़ा कण है जैसे कि पृथ्वी और सूरज,
बात समझ में आ रही? अब आप बोलेंगे सर कण तो छोटा होता है। बेटा जिस कण की हम बात करते हैं वो हमारे रिस्पेक्ट में छोटा होता है, वो हमारे रिस्पेक्ट में छोटा होता है। भाई धूल का जो कण है हमारे तुलना में बहुत छोटा है ना, पर यदि हम पृथ्वी को एक बड़ा द्रव्य मानेंगे तो उसकी तुलना में हम बहुत छोटे हैं। यदि हम अपने सौरमंडल की बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो एक कण रूपी है। यदि हम पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो जो हमारा सौरमंडल है वो भी एक कण जैसा है। बात समझ में आई? तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है उसको अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी जो समझ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? द्रव्य का आकार कुछ भी हो सकता है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी भी प्रकार के द्रव्य को हम कण कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जब हम द्रव्य के दोहरे नेचर की बात करेंगे तो पहला जो है वो तो हम सबने देख लिया कि द्रव्य जो होता है वो कैसा होता है भैया, कण जैसा होता है। कण व्यवहार तो होता ही होता है। मतलब ये इसमें कौन कौन आ गया, तो इसमें हम सब आ गए, इसमें हम सब आ गए। कौन हम सब? तो हम मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन आ गया भैया? इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे लिख दूं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन आ गया। आप आ गए, मैं आ गया, मतलब कि हम आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, हम आ गए। और कौन आ गया इसमें? तो इसमें ये पेन आ गया जिससे मैं लिख रहा हूं, इसमें किताब आ गई जिससे आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बात समझ में? इसमें ये बोर्ड आ गया जिस पर हम लोग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो कण जो है इसमें हम सब आ गए। तो कण व्यवहार तो अपन ने देख लिया किसका? द्रव्य का। कण व्यवहार अपन ने देख लिया किसका? द्रव्य का। अब सवाल पैदा होता है, विकिरण का तरंग और कण व्यवहार दोनों देखा था, तो क्या द्रव्य का भी तरंग व्यवहार होता होगा? बात समझ में आई? अब आप बोलेंगे सर हम थोड़ी तरंग जैसे ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी जाते हैं, हम तो सीधे सीधे जाते हैं। ऐसा आपको लगता है। हम सब भी जब गति करते हैं तो हम में भी हम तरंग जैसी ही गति करते हैं। अब आप बोलेंगे सर नहीं पढ़ना, हम कॉमर्स ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर किसने किया? डी ब्रॉगली ने। और उनकी ही बातों को मैं अब आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बात समझ में आई? ध्यान से सुनो कि भैया जो द्रव्य होता है ना, उसका जो छुपा हुआ भाग है, उसका जो छुपा हुआ भाग है, राइट, वो कैसा है? तरंग जैसा है। और उसकी तरंग दैर्घ्य जिसको अपन वेवलेंथ कहते हैं वो इतनी कम होती है कि अपन उसको देख ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, तो तरंग जो होती है, द्रव्य जो होता है वो तरंग जैसा भी होता है। द्रव्य का दोहरा नेचर होता है, इसी को अपन बोलते हैं द्वैत व्यवहार, नॉट दैत्य व्यवहार। इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्वैत व्यवहार। जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के दोहरे प्रभाव होते हैं, उसी तरीके से आपका जो द्रव्य होता है, जो कि पदार्थ होता है, कण हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, सब चीज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से जो द्रव्य है वो कण रूप में तो पाया जाता है। कुछ छोटे कण होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे, धूल के कण जैसे। कुछ बहुत बड़े कण होते हैं जैसे कि ये पेन, आप, मैं, हम सब इसमें आ गए। और लिख देते हैं, रुको इस टॉपिक को निपटाते हैं, ये मस्त है। यहां से JEE और इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ध्यान से देखिएगा, सूरज सूरज सूरज। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये द्रव्य हैं। इनका कण व्यवहार तो हम सब ने देख लिया। आर्ट्स वाले को पता है, कॉमर्स वाले को पता है, सबको पता है कि भैया कुछ छोटे कण हैं, कुछ बड़े कण हैं। क्या इनमें तरंग व्यवहार होता है? तो इनमें तरंग व्यवहार भी होता है। और इन्हीं तरंगों को हम लोग कहते हैं क्या? सुनो, कहानी बड़ी मजेदार है। तो इन्हीं तरंगों को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली। कहीं कहीं पर ये डे ब्रॉगली भी है। ठीक है, तो वो अपने को उस पर नहीं जाना है, भैया का नाम था, हमारे जो ब्रॉगली अंकल थे उनका नाम था। तो डी ब्रॉगली इंग्लिश में, डे ब्रॉगली हिंदी में। चलिए, तो डे ब्रॉगली, जैसे आपने सुना होगा कि भैया थॉमसन जो है वो इंग्लिश में है, टॉमसन जो है वो हिंदी में है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? देखो इधर पे ही थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कक्षा 9वीं में जब हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था तो हम उसको जे टॉमसन का मॉडल कहते थे, परमाणु मॉडल पहला वाला। पर कक्षा 11वीं में जब हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा तो हम उसको जे थॉमसन ही कहते थे। हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है?
क्लियर? तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को वैज्ञानिकों के नाम से, जो भी है अपने को कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ रही है? अपने को जो है आम पे फोकस करना है, गुठली पे फोकस नहीं करना है, वो कोई और कर लेगा। चलो, तो डी ब्रॉगली या डे ब्रॉगली की तरंगें, मतलब सीधी सी बात यह है, बहुत डीप में अपन नहीं जाएंगे, कि जितनी हमारे आसपास कण होते हैं ये सब भी तरंग वाला जो व्यवहार है वो दर्शाते हैं। छोटा यदि कण होगा, ठीक है, तो उसकी तरंग अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। पर यदि बड़ा कण होगा, जैसे कि मैं, आप, पेन, किताब, पृथ्वी, सूरज, तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य है इसको अपन नहीं समझ सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार हमने विकिरण का द्वैत व्यवहार पढ़ा था, जिस तरीके से हमने रेडिएशन का डुअल नेचर पढ़ा था, उसी तरीके से जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, उसका भी डुअल नेचर होता है, द्वैत व्यवहार होता है। कैसा होता है भैया? डुअल, दोहरा, 2 in 1। कैसा? तो डुअल का मतलब होता है 2 in 1। अपन लिख देते हैं घबराने वाली को, आप तो वैसे नहीं घबराते हो यार, ठीक है? चलो 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 चलो, बन जा रे बाबा, बन जा रे बाबा, बन जा रे बाबा, बन गया। ठीक है, मस्त बात पता चली कि नहीं पता चली? ठीक है, लिख लो इसको कॉपी में, इस पेज पर ऐसे स्टार बना लेना। नेक्स्ट ईयर ये भयंकर काम आने वाला है आप लोगों को फिजिक्स पे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 2 in 1, इसी का मतलब होता है द्वैत, यानी कि डुअल, यानी कि दोहरा। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात, धमाकेदार बात, राइट? अब देखो खेल चालू करते हैं। देखो अब कण व्यवहार तो एक बार जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? डुअल नेचर किसका होता है? तो भैया विकिरण का भी होता है और आपका जो द्रव्य होता है यानी कि पदार्थ होता है उसका भी होता है। बात समझ में आई? तो देखो, जिस तरीके से फोटोन दोनों प्रभाव दर्शाता है, जिस तरीके से विकिरण दोनों प्रभाव दर्शाता है, कुछ इसी तरीके से जो द्रव्य है वो भी दोनों प्रभाव दर्शाता है। उसका कण प्रभाव है और कौन सा प्रभाव है भाई? तरंग प्रभाव है। तो आप में, हम सब, दुनिया का जितना भी पदार्थ है, जितना भी द्रव्य है, हम सब में जो तरंगीय प्रवृत्ति है वो भी होती है। मतलब जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं एक तरंग के रूप में चल रहा हूं, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं एक तरंग के रूप में चल रहा हूं, पर तरंग दैर्घ्य इतनी कम है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। पर जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का आकार बहुत कम है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य अपन निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो डी ब्रॉगली की जो तरंग दैर्घ्य है उसका एक फॉर्मूला है, घिसा पिटा सा, सिंपल सा, उसको अपन लिख लेते हैं। बात समझ में आई? और आज की क्लास में अपन यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, अपन पढ़ने वाले हैं द्रव्य का द्वैत व्यवहार। इसमें हम बात करेंगे एक जीनियस साइंटिस्ट की, जिनको हम बोलेंगे क्या? डी ब्रॉगली। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे भैया? डी ब्रॉगली बोलेंगे। हिंदी में कैसा होगा? तो हिंदी में भी वैसा ही होगा, डी ब्रॉगली। ब्रॉगली पूरा नाम मुझे भी नहीं पता है, पर डी ब्रॉगली अपन ऐसे याद रख सकते हैं। बात समझ में? तो जब हम बात करेंगे द्रव्य के द्वैत व्यवहार की, तो कण तो आप जानते ही हो, तरंग के रूप में जब हम देखेंगे तो हम बात करेंगे डी ब्रॉगली। और हम बात करेंगे हेजनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। तो ये दो चीजें अपन देखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो यहां चलते हैं, ठीक? नोट करो, सिंपल सी कहानी। मजा आया? पक्का कर लिया? सिंपल सी कहानी। अब एक काम करते हैं, अब अपने को दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब हमें क्या करना है? किसी कण का जो तरंग व्यवहार है वो देखना है, ठीक है, जिसको हम डी ब्रॉगली की तरंगों से समझेंगे, और हेजनबर्ग का अनिश्चितता का जो व्यवहार है अपने को उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, समझ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आता है। बात समझ में आ गई? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और बात किसकी करते हैं? डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की। किसकी बात करते हैं? डी ब्रॉगली के वेवलेंथ की। इन क्वेश्चंस को अपन लपेटे में लेने वाले हैं, पर पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। बात समझ में? तो आपको यदि किसी कण का, ध्यान से देखिएगा, किसी कण की
तरंग धैर्य निकालनी है। क्या निकालनी है? तरंग धैर्य निकालनी है। धैर्य देख कह सकते हो, तरंग धैर्य ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी कण की यदि तरंग धैर्य आपको निकालनी है तो डी ब्रोगली भैया ने एक बढ़िया वाला जो फॉर्मूला है वो अपने को सुझाया। इन्होंने कहा कि भैया तरंग धैर्य निकालनी है, यानी कि लैम्डा निकालना है। बात समझ में आई? तो कैसे करोगे? तो देखो h डिवाइड बाय आप लिख दोगे उसका जो संवेग है जिसको अपन लोग मोमेंटम भी कहते हैं, उसका जो संवेग है जिसको अपन लोग मोमेंटम भी कहते हैं, उसको आप यहां पर ऐसे लिख दोगे। कहानी समझ में आई? पक्का जी? बोलो यस सर। अब एक बात बताओ, ये जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग लिख सकते हैं, है ना? तो लिख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है यार, सिंपल तो है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h डिवाइड बाय जो द्रव्यमान है गुणा क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो यहां पर द्रव्यमान आ गया। अब यहां पर यदि द्रव्यमान आ गया तो हम किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं भैया? तरंग धैर्य निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी, सिंपल वाली कहानी, ठीक है। अच्छा, इसको अपन थोड़ा और एडिट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, क्या आप काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जानते हो? तो हम इसको गतिज ऊर्जा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सुनो कहानी, मस्त वाली बात, धमाकेदार बात, सुनो, एकदम खतरनाक वाली बात, ये यहां पर करता हूं, पर ऐसे नहीं करूंगा मैं इसको, ठीक है। स्टूडेंट्स मुझे बताना कि ये जो कहानी अपन यहां कर रहे हैं, क्या ये आपके समझ में आ रही है या फिर नहीं? ये सिंपल सा फॉर्मूला, 2 रुपए का फॉर्मूला, देखो ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। डी ब्रोगली की जो तरंग धैर्य होगी, वेवलेंथ होगी, वो होगी आपकी h डिवाइड बाय p। h क्या है? तो आपका प्लांक का नियतांक है, और जो p है वो क्या होगा? तो संवेग होगा, जिसको अपन लोग मोमेंटम भी कहते हैं, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हो? बोला यस सर। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, ध्यान से देखना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, ये किसकी तरंग धैर्य है? तो भैया डी ब्रोगली की। किसकी है? तो अपन पूरा यहां पर लिख देते हैं डी ब्रोगली। ठीक है, चलो सब समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा ही आसान है, भले ही पहली बार पढ़ रहे हो पर बड़ा ही आसान है। गतिज ऊर्जा को अपन लोग कैसे दर्शाते हैं? ध्यान से देखिए, तो हम कैपिटल के से दर्शाते हैं, वैसे के ई से दर्शाना चाहिए, बट हम उसको के से दर्शाते हैं। फिजिक्स में आप कई बार देखोगे। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? 1/2 mv² लिख सकते हैं। हाँ सर, 9th क्लास से रटा हुआ फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया आपका 1/2 mv²। बात समझ में आई? अब ये जो 1/2 mv² है, एक काम करते हैं ना, दोनों साइड अपन m से गुणा कर देते हैं। तो इस साइड अपन ने m से गुणा किया तो ये mk हो गया, उस साइड भी अपन m से गुणा करेंगे तो m का m से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, अब दोनों का गुणा हो गया m² v²। तो अपन एक काम करते हैं, पूरा ऊपर की तरफ गुणा कर देते हैं। आया समझ में? इजी पक्का? देखो ना, दोनों साइड अपन ने m से गुणा किया, तो इधर पे m से किया तो m² हो गया, m के ऊपर b², v के ऊपर b², एक साथ बाहर निकाल लिया। नॉर्मल सी मैथ्स भैया। m के बराबर क्या लिख सकते हो? 1/2। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बाबूजी? तो ये होता है आपका संवेग यानी कि मोमेंटम। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात, एकदम धमाकेदार बात। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं वहां से मोमेंटम नहीं निकाल सकता? बोलोगे सर कितना इजी तो है, अब भी निकाल देंगे अपन। चलो, तो ये हो जाएगा 2, कहां लिखे इसको? स्क्वायर हो गया, यहां तक तो अपन पहुंच ही गए थे। ठीक है, अब कहां लिखे इसको? तो रुको 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 यार, रुको रुको, यहां करते हैं भैया, उसके बाद का यहां कर रहा हूं। बात समझ में आई? इसीलिए क्लास के वीडियोस को पूरा पूरा देखो, स्किप करके मत देखो बेटा, नुकसान होगा। पूरा देखो। देखो, एक बार तो आपको सीखना तो पड़ेगा, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए सीखना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पूरा पूरा वीडियो देखा करो, नहीं तो बीच में से अगर देखोगे तो गोबर तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 यहां पर आ जाएगा और p² हो जाएगा। तो अपने को क्या मिला? तो अपने को मिला p² = what? 2mk। m क्या है? तो द्रव्यमान है उस पिंड का, उस पदार्थ का, उस कण का जिसकी हम बात कर रहे हैं। और k क्या है? तो ये गतिज ऊर्जा है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। बात समझ में? तो p = कितना हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा √2mk।
ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2m के। बात समझ में आई? तो उसको अपन इधर पुट कर सकते हैं। ये लो, जितने चाहो उतने बना लो। तो लैम्डा इज इक्वल टू अब हो जाएगा h डिवाइड बाय, जहां पर आपका p है आप उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो अब अपने पास जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है उसका पहला फॉर्मूला है, उसका दूसरा फॉर्मूला है और उसका तीसरा फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले लिखो, मस्त वाली बात बताता हूं, ठीक है? लिखो। तो हम किसी भी कण की, कोई भी कण जिसके पास द्रव्यमान है, हम उसकी क्या निकाल सकते हैं भैया? तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सवाल दिए हुए हैं, अभी लगाते हैं और निपटाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना? पक्का टीप लिया? ठीक, चलिए भाई, टीपा ना? पक्का ना? ठीक है। चलो बेटा, अब इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे वो जो सूत्र है वो यहां पर लिखने हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस वाले भाग को मैं हटा रहा हूं। अच्छा तो नहीं लग रहा है पर हटाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, हट जा रे बाबा। ठीक, इतने में यदि कोई डाउट है तो क्या करने का? सिंपल सी कहानी, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है? वहां पर पटक दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो अब देखो, अब भैया लैम्डा इज इक्वल टू अपन ने क्या सीखा? प्लांक नियतांक डिवाइड बाय p इज इक्वल टू प्लांक नियतांक डिवाइड बाय √2m के इज इक्वल टू प्लांक नियतांक डिवाइड बाय p की जगह पर m इंटू वी था। अब इसको भी हटाते हैं यहां से। बात समझ में आ गई? इसको भी यहां से हटा देते हैं। चलो, तो तरंग दैर्घ्य किसने बताई? तो भैया डी ब्रोगली ने बताई। किसके लिए बताई? तो ये बताई किसके लिए? डी ब्रोगली ने उन कणों के लिए जिनको हम देख पाते हैं, विकिरण को हम देख पाते हैं पर उसका द्रव्यमान हम फील नहीं कर पाते हैं। चलो, तो अब आपके पास एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, और निकालनी क्या है? निकालनी क्या है? तो आपको निकालनी है उसकी तरंग दैर्घ्य, निकालनी है सबके लिए, ठीक है? निकालते हैं। चलो आ जाओ, वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री एट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ गई? देखो अब क्या करेंगे? लैम्डा निकालेंगे। तो बाबूजी लैम्डा क्या होगा? लैम्डा निकालना है अपने को, वेवलेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है? डी ब्रोगली की निकालनी है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा डी ब्रोगली तरंग वेवलेंथ लिखा हो, जरूरी नहीं कि हमेशा डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य लिखी हो, जरूरी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ में आई? अब बताओ, ऊपर की तरफ तो प्लैंक कांस्टेंट है, नीचे की तरफ मास इनटू वेलोसिटी है। आपने कहा ठीक है सर, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, वो आप करेंगे। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैलकुलेशन आपको आता है, पढ़े लिखे बच्चे, ठीक है? चलो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना दिया है रे भैया? 0.1 kg। तो ये हो जाएगा 0.1। तो केजी मास की यूनिट केजी होती है, ऐसा यूनिट केजी होती है, तो 0.1। और वेग दिया हुआ है 10। खत्म खेल, कर लोगे कैलकुलेट, आ जाएगी। तो अब यदि इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि आंसर कितना आता है। ध्यान से देखिएगा, 0.1 को यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 को यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 बेसिकली है क्या? 0.1 है 0.1 इंटू 10⁻⁻0, यही हुआ ना? तो 0.1 को अपन 1/10 लिख सकते हैं, तो ये तो पूरा कैंसल आउट ही हो गया। 0.1 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये नीचे वाला कैंसल आउट हो गया, आपको सिर्फ क्या मिला? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब देखो, अब सुनो इस बात को, क्यों? अब इस बात को सुनिए, सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुनिए, ठीक है? मस्त वाली बात। अब इसकी जो तरंग दैर्घ्य आई है, वेवलेंथ आई है, वो कितनी आई है भैया? वो आई है इतनी। मतलब आप ध्यान से देखो, 10 की घात -34 मीटर में है। 10 की घात -34 मीटर में है। इतनी कम है कि अपन देख भी नहीं सकते। और द्रव्यमान कितना लिया था अपन ने? 0.1 kg। 0.1 kg का मतलब कितना होगा? तो भैया 0.1 kg का मतलब होगा 100 ग्राम। बात समझ में आई? तो 100 ग्राम की कोई चीज यदि 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, बात समझ में आई? 100 ग्राम की वस्तु
100 ग्राम की वस्तु यदि, ध्यान से देखना, 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो हमने कभी उसको वैसा विजुलाइज नहीं किया क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं था। बात समझ में आई? पर यदि 100 ग्राम की कोई वस्तु यदि 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो उसकी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, बात समझ में आई? उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होगी? तो बाबूजी वो कितनी होगी? इतनी होगी। कछु समझ में आया? इसका मतलब ये कि सोचो 100 ग्राम की वस्तु है, ये 100 ग्राम होता है, ये देखो ये 100 ग्राम से ज्यादा होता है, ये जो है ये 100 ग्राम से ज्यादा होता है, ये जो होगा 180 ग्राम के आसपास होगा। कुछ इसी तरीके से ये जो हमारी क्रिकेट की बॉल होती है ये 160 165 ग्राम के आसपास होती है। बात समझ में आई? पी वाले बता देंगे ना, फिजिकल एजुकेशन वाले। चलो काम की बात पर आएंगे। चलिए तो अब आप मुझे बताइए 100 ग्राम की वस्तु है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम दिया हुआ है और उसके वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखो 10 मीटर प्रति सेकंड है और 100 ग्राम की वस्तु को आप यदि वेवलेंथ निकालोगे तो वो इतनी आएगी। इतनी कम वेवलेंथ है कि हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, इतनी कम वेवलेंथ है कि हम उसको विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। अब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, अब जैसे जैसे द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी, वेवलेंथ की वैल्यू यानी कि तरंग दैर्घ्य की वैल्यू और कम होती जाएगी। भैया हर बढ़ेगा तो अंश इधर वाला ये कम होगा ना, गुणनफल कैसा होगा? कम होगा। तो इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी कम उसकी क्या आएगी? वेवलेंथ आएगी, और वो लगभग आपके शून्य के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए हमने ये टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? अब अपन इलेक्ट्रॉन की भी निकाल सकते हैं, आप निकाल लेना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन सबको पता है कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको किधर लिखूं? तो इधर लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बात समझ में आ गई? तो ये किसका है? तो ये द्रव्यमान आपके इलेक्ट्रॉन का है, तो इसका निकाल लोगे क्योंकि मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और प्लैंक का नियतांक भी आपको दिया हुआ है। चलो तो इसका हो गया, इसका हो गया। अब अपन एक काम करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि यदि हम इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी द्रव्यमान का वेवलेंथ यदि निकालेंगे तो वो वेवलेंथ बहुत कम आएगी। आप किसी कार का निकाल के देखना, कार का जो द्रव्यमान होता है वो 1500 kg से ऊपर होता है। बात समझ में आई? तो 1500 kg उससे ज्यादा हो सकता है। तो आप किसी कार का यदि द्रव्यमान निकालेंगे, 1500 kg यहां रखेंगे, उसकी कुछ गति रखेंगे, आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। आप जब द्रव्यमान रखकर, वेलोसिटी रखकर आप जब वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी। तो ये क्लियर हो गया कि दुनिया की हर चीज जो है उसका तरंग वाली प्रकृति जो है, उसका जो वेव नेचर है वो होता है। आपका भी होता है, मेरा भी होता है, हम सबका होता है। देखो क्या मेरी कुछ वेलोसिटी होगी जब मैं ऐसे चल रहा हूं? तो बिल्कुल होगी। मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, मेरा कुछ द्रव्यमान होगा, वो रहा वहां पर फॉर्मूला। आप सबकी कुछ वेलोसिटी होगी चलते समय, आप सबका कुछ द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ रही है? उसको इधर पे रख देना, आपकी आ जाएगी वेवलेंथ। ये सब करके देखना, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट की बात समझ में आ रही है, वेवलेंथ जो है वो चाहिए। जब आप सभी अपनी अपनी वेवलेंथ बता देंगे तो जिस गति से अभी, जिस वेग से अभी मैं चल रहा हूं, इस वेग से जब मैं चल रहा हूं तो मैं अपनी जो वेवलेंथ है वो आपको लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी है, कॉपी में नोट करो। ठीक, चलो पहला सवाल अपना हो गया। अब अपना आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला बेटा आप लोग कर लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, वेग यहां पर दिया हुआ है। अब चलते हैं फोटोन की तरफ। अब ये दिया है, इसको मिटा दें अपन? यस सर, बिल्कुल मिटाएंगे। ठीक है, चलो अब फोटोन वाला ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, मस्त एकदम धमाकेदार है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। 10 एंगस्ट्रम का मतलब होता है क्या? तो 10 गुणा 10 की घात -10 मीटर। एंगस्ट्रम जो है वो आपके लंबाई का एक मात्रक है। चीजें जब बहुत छोटी होती हैं तो अपन 10 की घात -10 में रख देते हैं। ठीक है, तो मास देखो, तो भाई क्या दिया है? हाँ, वेवलेंथ दी हुई है
इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, तो भैया 10 की घात -10 है तो 10 की घात ये -9 मीटर हो जाएगा। और क्या निकालना है, तो मास आपको निकालना है। और आप जानते हो कि यदि फोटोन है तो फोटोन की जो गति होगी वो कितनी होती है, जो दृश्य प्रकाश की होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब भैया ये रहा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू p डिवाइड बाय h डिवाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी। अब मास यदि निकालना चाहते हो फोटोन का तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाय लैम्डा इंटू वी। खत्म खेल, दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बात समझ में आ गई। तो h आप जानते हो, लैम्डा आप जानते हो, वेलोसिटी अपन ने निकाल ली है, कॉमन सेंस से अपने को पहले से पता है। बात समझ में आई, सबकी वैल्यू रखो और यहां से आपका आएगा फोटोन का द्रव्यमान। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, फोटोन जो है उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन बात नहीं करते और निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है, क्योंकि जब जब उसकी किस में परिवर्तन आएगी, वेवलेंथ में परिवर्तन आएगी, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन आएगी, तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन आएगा। बात समझ में? तो सभी बच्चे यहां से जो है फोटोन का द्रव्यमान निकालेंगे इस क्वेश्चन के बिहाफ पर और उसके बाद मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो भैया आपका द्रव्यमान आ गया होगा, आपने क्या किया होगा, इस कहानी को मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करता हूं, राइट। तो अब आपने क्या किया होगा, सुनिए इस बात को। देखिए, आपने यहां पर लिखा होगा 6.626 × 10 की घात -34 बटे लैम्डा जो है वो आपका कितना है, तो भैया लैम्डा जो है, तरंग दैर्घ्य जो है वो आपकी 10 है, मतलब ये इसको आप सीधे सीधे कितना लिख दो, तो ये हो जाएगी आपकी 10 की घात -9। और वेलोसिटी जो है वो कितनी है आपकी, तो भैया ये है, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको जरा, जगह खाली कर लें थोड़ी अपन, है ना। और ये कितनी है, तो ये है आपकी 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सी कहानी है। इस तरीके से आप जो है फोटोन का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब सुनो एक बात बड़े ध्यान से कि फोटोन यदि है तो उसका भी द्रव्यमान होगा और वो भी तरंग का एक भाग है। कुछ इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान तो होता ही है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जो फोटोन का द्रव्यमान आया होगा वो इलेक्ट्रॉन से कम आया होगा। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जो फोटोन का द्रव्यमान आया होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम आया होगा। कैलकुलेट करके आप देख लेना। बात समझ में आई? आपको लगता था कि बहुत कम होता होगा फोटोन का द्रव्यमान, तो फोटोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर ये डिपेंड किस पर करेगा, उसकी तरंग दैर्घ्य पर करेगा। देखो भैया, ये नियतांक है, ये आपका नियतांक है, तो इस पर ही तो डिपेंड करेगा ना। वेवलेंथ में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा फोटोन के द्रव्यमान में भी परिवर्तन आएगा। फोटोन का जो द्रव्यमान है वो कैसा है, वो निश्चित नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका फिक्स्ड है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आसपास किस प्रकार से घूमता है इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो अब ये डायग्राम आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्या है, ये भैया आपका इलेक्ट्रॉन है। हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, देखो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर तक जा रहा है, जिसमें इसका एक आपका जो दोलन है वो कंप्लीट हो रहा है, एक तरंग कंप्लीट हो रही है, ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो अपन अभी तक ऐसे पढ़ते थे कि सर बीच में नाभिक होगा। हम कैसे पढ़ते थे कि सर देखो बीच में नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आसपास घूम रहा होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐसा हम दर्शाते हैं, पर अंदर की बात कुछ और है। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा होता है। पर क्योंकि आप बड़े लिमिटेड समय के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप बड़े लिमिटेड समय के लिए ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो हम बार बार यदि वैसे डायग्राम बनाएंगे तो ना तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे, ना ही हम कक्षाएं सही तरीके से बना पाएंगे। तो उसको हम वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस प्रकार के जो डायग्राम्स हैं वो बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो डी ब्रॉगली वाला पार्ट था वो तो अपना बढ़िया तरीके से हो ही गया। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। अब किसकी तरफ चलते हैं? हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की तरफ चलते हैं। मस्त वाली बात। कौन सी वाली बात? मस्त वाली बात। तो हेजनबर्ग का अनिश्चितता, द्रव का दैत्य व्यवहार तो अपना हो गया ना, डी ब्रॉगली भैया ने बता दिया। ठीक है, पढ़ लो एक बार।
कि जिस प्रकार से पढ़ तो लिया यार कि विकिरण होता है या द्रव्य होता है, दोनों के दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, तरंग व्यवहार और कण व्यवहार। बात समझ में आ गई, पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और आगे बढ़ेंगे। हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अब ये क्या कहता है सुनो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन फोटोन बहुत ही छोटे होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं। द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो क्या किसी एक ही समय पर, क्या किसी एक ही समय पर आप किसी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का, क्या किसी एक समय पर किसी परमाणु के अंदर आप किसी इलेक्ट्रॉन का जो कि भयंकर तरीके से घूम रहा है, किधर घूम रहा है? तो इधर घूम रहा है, जो कि भयंकर तरीके से यहां वहां 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 घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, राइट, इसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो क्या आप किसी एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग, यानी कि उसका संवेग भी, वेग बोलो संवेग बोलो एक ही में आ गया वो पूरा, क्या आप किसी एक इंस्टेंट पर, क्या आप किसी एक समय पर इलेक्ट्रॉन का स्थिति और उसका जो वेग है वो बता सकते हैं? आप वेग बताने जाओगे तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी, स्थिति बताने जाओगे इलेक्ट्रॉन की तो वेग गड़बड़ा जाएगा। तो हेजनबर्ग ने एक बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि भैया ऐसी है बात, सुनो ध्यान से, द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार होते हैं, इसके फलस्वरूप जर्मन वैज्ञानिक हेजनबर्ग ने बताया, वर्नर हेजनबर्ग ने बताया, राइट, कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण करना असंभव है। किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण करना कैसा है भैया? असंभव है। मतलब आप एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी ऐसे कण की जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जिसकी अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम है आपका, किसी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण करना, कैसा? एक साथ निर्धारण करना असंभव है। किसी एक समय पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का एक साथ निर्धारण करना कैसा है? असंभव है। इस कहानी को अपन समझने की कोशिश करते हैं, पक्का? चलो आ जाओ यहां पे। तो इसको अपन कहते हैं हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कि एक समय पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति नहीं बता सकते, एक्स क्या होगी तो स्थिति होगी, वी क्या होगी तो वेग होगा, बात समझ में आ रही है? तो इसमें अपन सही नहीं बता सकते, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, उन्होंने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, एक सूत्र लिखते हैं अपन लोग। तो इन्होंने जो है कि यहां पर सूत्र दिया, इन्होंने कहा डेल एक्स इंटू डेल वी, इन्होंने कहा डेल एक्स इंटू डेल वी की वैल्यू या तो बराबर होगी या फिर ज्यादा होगी, किससे? h बटे 4 पाई m से। अब दिमाग हिल गया आपका पूरा कि सर ये अचानक से कौन सा सूत्र हमारे सामने आ गया? तो घबराओ मत, जैसे ये सारी कहानी सुनाई है, इस वाले पार्ट को भी अपन बढ़िया से निपटाएंगे। सुनो, स्थिति में जो भी अनिश्चितता होगी अपन उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो भी अनिश्चितता होगी, आप जानते हो कि ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब किससे होता है भैया? इसका मतलब परिवर्तन से होता है। जो डेल्टा है इसका मतलब किससे होता है? परिवर्तन से होता है। तो आपकी जो स्थिति है वो x है और स्थिति में जो परिवर्तन है वो डेल एक्स है। तो स्थिति में परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे स्थिति में अनिश्चितता, और उसको अपन कैसे दर्शाएंगे? डेल एक्स। कैसे दर्शाएंगे? डेल एक्स से दर्शाएंगे। कुछ इसी तरीके से वेग में यदि अनिश्चितता है तो उसको हम डेल वी एक्स से दर्शाएंगे। अब ये नीचे वाला जो x है वो क्या है कि भैया वेग x डायरेक्शन में है। यदि आपकी वेग y डायरेक्शन में होगी तो यहां पर y आ जाएगा, यदि z डायरेक्शन में होगी तो वहां पर z आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन यदि x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी जो वेग है, वेलोसिटी है, वो भी x डायरेक्शन में होगी और स्थिति भी x डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आई? तो स्थिति में जो अनिश्चितता है वो डेल एक्स है, वेग यानी कि वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है वो डेल वी एक्स है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी, ठीक है? तो जब आप इसको नोट करो, चलो जल्दी से, डायग्राम मत बनाना ये वाला कर लिया इसको नोट, ठीक है? चलो इसको नोट कर लिया, फिर ये वाला सूत्र लिखोगे, लिख लिया, ठीक है? अब इस वाले सूत्र को आपने यदि लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है, तो
इस सूत्र पर आते हैं कभी कभी एकदम घिसे पिटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। अपने को घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अपने सामने फॉर्मूला है। डेल एक्स क्या है तो स्थिति में अनिश्चितता, डेल वी एक्स क्या है तो वेग में अनिश्चितता, एच क्या है तो यहां पर एच बोले तो होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लैंक का नियतांक। और भैया 4 क्या है तो आप जानते हो, पाई भी आप जानते हो, और एम क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये सूत्र अब आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। लगाते हैं कुछ एक क्वेश्चंस और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन कहां है तो मेरे पास है, ये लो। इलेक्ट्रॉन की इतने मीटर दूरी तक स्थिति जानने के लिए वेग मापन में अनिश्चितता क्या होगी। वेग मापन में अनिश्चितता का मतलब है कि इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है तो भैया इसकी बात हो रही है, डेल वी की बात हो रही है। और एक गेंद का द्रव्यमान यदि इतना दिया है और उसका वेग दिया है और गति में यदि इतने प्रतिशत यथार्थता है, जिसको अपन एक्यूरेसी कहते हैं, जिसको अपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, राइट, तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, मतलब ये कि यहां पर अपने को डेल एक्स निकालना है। अपन बिल्कुल निकालेंगे पर पहले अपन डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो भैया सिंपल सी ये कहानी थी। एक सूत्र होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लिख लेते हैं अपन इसको, राइट। अब सूत्र क्या होता है तो देखो, अभी हम लोगों ने देखा है कि डेल एक्स गुणा डेल वी एक्स, मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एक दिशा में दोनों होने चाहिए। और यहां पर आ जाएगा h डिवाइड बाय 4 पाई m। तो इस तरीके से ये सूत्र है किसके लिए, हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए। अब पहला सवाल लगाते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन की इतने मीटर दूरी तक स्थिति क्या है, स्थिति है, आजा 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 आजा, हाँ, स्थिति जानने के लिए वेग मापन में अनिश्चितता बतानी है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, क्या दिया है भैया, डेल एक्स दिया है। देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन की इतने दूरी तक स्थिति, इतने दूरी तक, मतलब ये उसकी दूरी में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। और उसको अपन लिखेंगे कितना, 0.1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं तो भैया हम इसको 10 की घात -11 मीटर भी लिख सकते हैं। 0.1 को अपन ने उधर पटक दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सी कहानी, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल वी, यही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल वी वहां से अपन देखेंगे तो h अपने को पता है, प्लैंक नियतांक है, ये यहां पर डेल एक्स हो गया, गुणा 4 हो गया, गुणा 3.14 हो गया, गुणा मास जो है वो कितना हो गया आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो गया। बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सी घिसी पिटी सी कहानी है। इसको आप सारी चीजों को यहां पर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, h बराबर कितना लेना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर है कहानी, पक्का जी। चलो, तो डेल वी इजिकल टू यहां पर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बड़ा ही आसान होता है, बढ़िया होता है, पर इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अपन प्रैक्टिस करते करते सब निपटा देंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की इतनी स्थिति की अनिश्चितता जानने के लिए वेग मापन में, देखो किस में, वेग मापन में जो अनिश्चितता है वो क्या होगी, मतलब अपने को डेल वी निकालना है, वेग मापन में अनिश्चितता निकालनी है जो कि इतनी होगी। बात समझ में आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। ठीक, पक्का, जो भी आंसर आएगा उसको आप क्रॉस चेक कर लेना, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यूज को हम कभी आगे पीछे कर देते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। एक और चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट्स, आपको सारे लगाने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। बात समझ में आई, आपकी प्रैक्टिस भी होती है। इंटरेस्टिंग बात, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में आप पक्का पढ़ोगे फिर से ये सब, ठीक है। मिटाऊं, चलो मिटा दिया, आ गया ना आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो 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 अब भैया अगला सवाल क्या कहता है हमसे, एक गेंद का द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम, छोटी वाली बॉल है,
एक गेंद का द्रव्यमान है 40 ग्राम और वेग दिया हुआ है, और गति में ध्यान से देखिएगा, गति में किसमें, तो भाई गति में 2% की यथार्थता है। इसका मतलब गति में जो एक्यूरेसी है वो 2% की है। तो सबसे पहले अपन गति निकालेंगे। देखो, गति में यथार्थता 2% है, तो वेग जो है वो क्या हो जाएगा, वो बेटा यहां पर 45 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, वो यहां पर 45 मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 इंटू 2% है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय यहां पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यदि अपन उसको लेते हैं 45, तो वो हो जाएगा 45 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी ये कहानी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा 100। तो इसको अपन निकाल लेते हैं, तो भैया ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाय 50, 0.9 मीटर पर सेकेंड, है ना। 9 से करोगे 9 पाना 45 बराबर है। और क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो वेग तो अपनी आ गई, हाँ द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया है भैया, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, देख लेते हैं अपन 40 ग्राम के आसपास। द्रव्यमान जो है वो कितना दिया है आपका 40 ग्राम के आसपास। निकालना क्या है, तो डेल एक्स निकालना है, स्थिति में अनिश्चितता निकालना है। सीधे सीधे कवि ने यहां पर पूछ ही लिया कि भैया स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, यानी कि डेल एक्स क्या होगा। आपने कहा क्या सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तो डेल एक्स क्या होगा अपना, तो डेल एक्स अपना हो जाएगा भैया h डिवाइड बाय डेल वी एक्स गुणा 4 गुणा पाई गुणा m। अब आप मुझे एक बात बताओ, h आपको पता है, डेल वी एक्स अपन ने निकाल लिया है, ये अपनी डेल वी एक्स की वैल्यू है, इसको अपन ने यहां पर लिख लिया है, ये अपनी डेल वी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो डेल वी एक्स अपन ने निकाल लिया है। 4 आपको पता है, क्या ये 4 जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, चलो ठीक है। तो h पता है, डेल वी एक्स अपने निकाल लिया है, 4 आपको पता है, पाई आपको पता है, और द्रव्यमान वहां पर दिया है 40 ग्राम। उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में आप कन्वर्ट कर लेना, जो कि बड़ा ही सिंपल है, 40 गुणा 10 की घात -3 केजी। ग्राम से अपने केजी में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि किलोग्राम जो है वो एसआई मात्रक है किसका, द्रव्यमान का। तो इस तरीके से फिर आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी। तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखो। हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या पढ़ा, तो वो ये था, स्टेटमेंट वहां थी, कॉन्सेप्ट यहां था। साथ में हमने ये पढ़ा कि भैया जितने भी कण होते हैं ना, जितने भी आपके कण होते हैं ना, कण कण कण, ठीक है, जो भी आपका द्रव्य होता है ना, उसका कणीय व्यवहार होता है और साथ में तरंगीय व्यवहार भी होता है, जिसके बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया। बात समझ में आ गई? तो अब सुनो कहानी ध्यान से, अब यह आपके समझ में आ रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने तो यह पता लगा लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से घूमता है। हमने तो भैया ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का तरंगीय प्रभाव भी होता है, इलेक्ट्रॉन का कण प्रभाव तो होता ही होता है, बट तरंगीय व्यवहार भी होता है। पर क्या मिस्टर बोर ने ये बात बताई? नहीं बताई। तो जब आपसे पूछा जाए कि बोर का जो परमाणु मॉडल था, बात समझ में आई? जब आपसे पूछा जाए कि जो बोर थे, नील बोर थे, उनके परमाणु मॉडल की क्या खामियां थी या उसकी क्या सीमाएं थी, राइट? तो उस परमाणु मॉडल की ये सीमाएं थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग वाली जो प्रवृत्ति है उसको नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं थी। गोले गोले ऐसे बना तो दिए थे, नाभिक के आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम तो रहा था, पर इलेक्ट्रॉन की जो एकदम स्पष्ट स्थिति है उसके बारे में मिस्टर बोर के परमाणु मॉडल में जानकारी नहीं थी। लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रॉन के स्पष्ट स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी मिस्टर बोर के परमाणु मॉडल में। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का तरंगीय व्यवहार, इलेक्ट्रॉन का जो तरंगीय व्यवहार है वो बताने में बोर का जो परमाणु मॉडल था वो असमर्थ था।
इलेक्ट्रॉन का तरंगी व्यवहार बताने में जो बोर का परमाणु मॉडल था वो कैसा था, आपका असमर्थ था। इसका मतलब यह हुआ कि बोर का जो परमाणु मॉडल था तो बहुत मजेदार, बात समझ में आई, पर सिर्फ हाइड्रोजन और छोटे मोटे परमाणुओं के लिए था, बड़े परमाणुओं के लिए नहीं था। ये तीसरी सीमा हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने शुरुआत की, किसकी? परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। और इसकी जो कहानी है वो दो हीरो लोगों ने लिखी है, दो राइटर्स हैं इसके, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जो बोर का मॉडल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो तरंगी व्यवहार दर्शाता है, पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई थी। मतलब इलेक्ट्रॉन तरंगी व्यवहार दर्शाता है, ये बोर के मॉडल में नहीं बताया गया था। बात समझ में आई? तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, फिर अपन थोड़ा सा और अपडेट हुए। तो अब हम जो मॉडल पढ़ते हैं वो है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। कौन सा? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जो कि हमारे दो धुरंधर वैज्ञानिकों ने दिया। एक का नाम था हेजनबर्ग और दूसरे सर का नाम था श्रोडिंगर। बात समझ में आई? पर हम सिर्फ श्रोडिंगर वाला जो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, जिसको आप लोग जानते हो पहले से, बस नाम आपने अभी सुने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो बोर के मॉडल में कुछ कमियां थी, उसको अपडेट करके फिर क्या बताया गया, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे दो धुरंधरों के बारे में, श्रोडिंगर और आपके हेजनबर्ग। और हम पढ़ने वाले हैं अगली जो क्लास होगी उसमें श्रोडिंगर के जो परमाणु मॉडल है उनके बारे में। बात समझ में आई? तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं भैया क्या क्या था, है ना। तो अभी मैं आपको परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल नहीं पढ़ा रहा। क्यों जरूरत पड़ी परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। कहां कहां कमियां थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी है। देखो अपन ने क्या पढ़ा, हमने बोर मॉडल में कमियों को देखा हमने ये जाना कि भैया द्रव्य का भी द्वैत व्यवहार होता है, सिर्फ विकिरण का नहीं होता है, ठीक है। और हमने क्या जाना कि हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की थी उसको आप अपनी कॉपी में नोट करो, वो है ये डायग्राम। इसी डायग्राम पर आपका जो ये अध्याय है ये पूरा का पूरा बेस्ड है और इसका नाम है आपका द्वैत व्यवहार, यानी कि डुअल नेचर, यानी कि दोहरा व्यवहार, यानी कि विकिरण हो या फिर द्रव्य हो, दोनों का जो 2 in 1 व्यवहार है हम उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? एकदम मस्त वाली बात है ना। चलो, तरंग की बात हो गई विकिरण के तरंग कण की बात हो गई, द्रव्य के कण की भी बात हो गई, और आपने जान लिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से हम जो तरंग व्यवहार है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बढ़िया वाली चीज पढ़ी, मजेदार चीज पढ़ी। क्या हमने डी ब्रॉगली को समझा? तो बिल्कुल समझा, हमने उसके सवाल लगाए। फिर क्या हम लोगों ने हेजनबर्ग को समझा? तो बिल्कुल समझा, अनिश्चितता जानी। क्या हमने उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए? बिल्कुल लगाए। अब अगली जो क्लास होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता कहां है, उसका पता क्या होता है। बात समझ में आ रही है? और उसको हम कहां पर पढ़ेंगे भाई? उसको हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में, जो कि श्रोडिंगर सर ने दिया था। क्लियर है? और वो सारी आपको वीडियोस कहां पर मिलेगी, वो लेक्चर आपको कहां मिलेगा? तो भैया वो आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। कैसे? तो जैसे आप यदि YouTube पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में, और यदि आप एक और 2 तरीके बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा अपने दोस्तों को। बात समझ में आई? आप जाइए गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए आपका हमसफर मैग्नेट ब्रेन्स। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब आप मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीधे आएगा, क्लिक करना पड़ेगा, आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है आप पूरा के पूरे नॉलेज का खजाना। कैसे है? देखो, नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में CUET, जिसके बिना आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, उसके लेक्चर्स। फिर यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो फिलहाल में 7वीं से 12वीं तक हम इसको और प्रोसीड करेंगे। अब उसमें कौन सी आपको कक्षा चाहिए वो ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। साथ में बिहार बोर्ड की बात होगी, यूपी बोर्ड की बात होगी, सब कुछ मिलेगा अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब नो OTP, नो रजिस्ट्रेशन, नो पैकेज, नो कूपन, नो सब्सक्रिप्शन, नथिंग एल्स। क्लिक कीजिए, पढ़ाई कीजिए, डाउट आता है तो क्वेश्चन पूछिए, पूरी तैयारी करवाएंगे और लगकर जो है पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? मजेदार बात। ठीक है। अब देखो
कक्षा 10वीं पे आपने क्लिक किया, सारे विषय आ गए। कक्षा 10वीं पे आपने क्लिक किया, सारे विषय यहां पर आ गए। आपको जो भी विषय पढ़ना है आप क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं आपको फिजिक्स पढ़नी है, आप यहां क्लिक कर दीजिए। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आप इधर पे क्लिक कर दीजिए। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। अब केमिस्ट्री में आपने यहां पर क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया इस तरीके से पूरा खजाना आ जाएगा आपके सामने ज्ञान का। क्लियर है कहानी? सिंपल है ये कहानी। सब कुछ आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब पाठ्यक्रम परिचय से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पर क्लिक किया, देखो एक लेक्चर दिख रहा है, आपने किया क्लिक, आपका पाठ्यक्रम परिचय शुरू हो गया। इसी तरीके से अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण सब लोग पढ़कर आए हैं, मुझे पता है। 8 लेक्चर दिख रहे हैं, क्लिक कर दो, 1 बाय 1 शुरू हो जाएंगे। बढ़िया से पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, परेशान काहे होते हो। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विषय, सभी टॉपिक्स, सभी बोर्ड्स की जो कक्षाएं हैं, लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर करोगे ना? पक्का ना? बिल्कुल करोगे। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।